जय हिंद दोस्तों, कैरियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम मॉडल पेपर 2024 वाला सॉल्व करेंगे जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यदि आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा तो आप लोग को हम इस तरह से बताएंगे कि आप लोग किस तरह से कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, सभी को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आप लोग को एग्ज़ाम हिंदी का होगा जो 3 घंटा 15 मिनट का 3 घंटा 15 मिनट का टोटल एग्जाम होगा और टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा। कितना? 100 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सभी आप लोग को पढ़ना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, आप लोग 15 मिनट देता है पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए पहला स्टेप में लिख दिया गया है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रिका पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंक को अवश्य लिखे। मतलब 10 अंक अवश्य लिखना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। मतलब कि चोरी नहीं करना है, जितना हो सके तो अपना मन से ही देना है। दाहिने और हाशियों पर दिए हुए अंकों को निर्दिष्ट करते हुए, मतलब कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को लिखते हुए भी दीजिएगा आंसर। खंड आ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। देखिए ये बात आप लोगों को कन्फर्म हो गया कि टोटल रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें देना है आप लोगों को 50 ही। बहुत सारे वीडियो में बोल रहे थे सभी लोग कि 30 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अब कन्फर्म हो गया कि 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें बनाना है आप लोग को 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। 50 से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम आप दे देते हैं 52 क्वेश्चन का आंसर, तो आपका 52 नंबर नहीं आएगा। सिर्फ 1 से लेकर 50 तक जितना सही हो जाएगा वही सही होगा, उसके बाद आप लोग को नहीं जचाएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना, हम सभी इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो चलिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? बताइए आप लोग। तो यदि जिनको पता है उनको बहुत अच्छा, जिनको पता नहीं है तो वो भी बहुत अच्छा। जिनको पता है वो आंसर दीजिएगा, जिनको पता नहीं है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 21 खंडों में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? बताइए आप लोग। जिनको पता है बहुत अच्छा, जिनको पता नहीं है वो भी बहुत अच्छा। बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा भीमराव अंबेडकर जी का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिनको ये सभी क्वेश्चन पता नहीं है देखते चलिए, और बहुत सारा क्वेश्चन इजी भी मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन हार्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो जो सिर्फ आप लोग को 85 क्वेश्चन बनाना है 100 तक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो को छोड़कर चला जाइएगा। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे मुखर्जी साहब कुछ नहीं बोले, रजनी ये तो उनकी बहन थी, अब आलो भी नहीं है बोली, अब बोले थे सोफर मतलब होता है ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? बताइए आप लोग। मदन को किसने लपक कर हाथों से उठा लिया था? देखिए सेन साहब तो नहीं उठाएंगे, ये तो बात गलत हो गया। उसके बाद गिरधर की पत्नी, ये भी नहीं, तो आपका आंसर होगा गिरधर ने जी, उनका पिताजी का नाम है, मदन का पिता का नाम गिरधर लाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मदन पड़ोसियों को आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? बताइए आप लोग क्या कर रहा था। तो आपका ऑप्शन है कबड्डी खेल रहा था, ऑप्शन बी है गुल्ली डंडा खेल रहा था, ऑप्शन सी है छुपन छुपी खेल रहा था, ऑप्शन डी है लट्टू नचा रहा था। तो आप लोग बोलिएगा कि लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। जिनको पता है बहुत अच्छा, जिनको पता नहीं वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बताइए आप लोग। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। यहाँ से आप लोग को टोटल फाइनल एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? बताइए आप लोग, किसने प्रकाशित करवाया? तो आप लोग बोलिएगा मैक्स मूलर साहब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? बताइए आप लोग, किसे माना जाने लगा है? तो आप लोग बोलिएगा बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म को। ठीक है, चलिए
दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? तो आप बोलिएगा देव का विज्ञान, देव का विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते 10 नंबर क्वेश्चन। चरुचंद्र लेख किनकी रचना है? बताइए आप लोग, चंद्र लेख किनकी रचना है? तो आप लोग बोलिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बताइए आप लोग 10 में कितना सही किए हैं? जिनका 5 सही है वो बहुत अच्छा, जिनका एक भी नहीं अभी तक सही गया है थोड़ा सा मेहनत कीजिए। कम से कम आप लोग को 10 में 3 नंबर सही करना है, 10 में 3 नंबर सही कीजिए, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा। 10 में 3 जिनका सही हो गया तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए। चलिए 11 नंबर है क्वेश्चन कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? ये देखिए कल का वीडियो हम क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते? लेखक से यह किसने पूछा? यह लेखक से किसने पूछा था? तो आपके आंसर होगा कि लेखक के पुत्र ने, या लेखक के दोस्त ने, या लेखक की छोटी लड़की ने। तो आप लोग बोलिएगा लेखक की छोटी लड़की ने, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते। पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? बोलिए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सारा नाखून बढ़ते हैं, इसे क्वेश्चन आ रहा है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? बोलिए आप लोग। जिनको पता है वो भी बहुत अच्छा, जिनको पता नहीं वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन रहता है और बहुत सारा इजी क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग बोलिएगा भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है कोंकण के सिलाहरा मान्यखट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों को लेख किस लिपि में है? बताइए आप लोग किस लिपि में है? तो आप लोग बोलिएगा कि नंदी नागरी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी। दंत दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? बोलिए आप लोग कौन बैठा था? तो आपका आंसर होगा कि कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था? बताइए आप लोग। ये भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बोलते थे और ये चैप्टर हम बहुत ही ईजी से पढ़ाएं। यदि आप लोग बहादुर वाला चैप्टर नहीं पढ़ें तो जाकर आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो आपका आंसर होगा बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? बताइए आप लोग सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो आप लोग बोलिएगा अमरकांत जी, अमरकांत जी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बताइए आप लोग कहाँ मारा गया था, ये आप लोग को पता होगा। तो आप लोग बोलिएगा युद्ध में, आपका आंसर होगा युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो हिदायत शब्द का अर्थ है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, ऑप्शन नंबर सी, जिम्मेदारी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? साहित्य की परंपरा का क्या है? तो आप लोग बोलिएगा मूर्त ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि रोन नदी के दूसरी ओर अवन्यों का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बोलिए आप लोग। तो आपका आंसर होगा बिल्नवला अवन्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है। शहनाई शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या है बताइए आप लोग। ये भी आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बोलिएगा कि सुशीर वादों में सा। देखिए आप लोग को एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो एनर्जी आप लोग बूस्ट कीजिए बहुत ज़्यादा। जिस तरह से पबजी खेलते होंगे आप लोग या फ्री फायर खेलते होंगे तो एनर्जी डाउन होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? एनर्जी ड्रिंक पीते हैं या और इधर उधर कुछ करते हैं। तो आप लोग वो सभी जितना भी है अभी पढ़ना है आप लोग को, मात्र 2 ही महीना पढ़ना है। 2 ही महीना में आप लोग को इतिहास रच देना है। ठीक है, तो चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि कन्नड़ भाषा का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, कन्नड़ भाषाओं में। ठीक है, चलिए साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? बताइए आप लोग किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो आप लोग बोलिएगा कि 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। तुम्हारा क्या है माँ
तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था। बताइए आप लोग ये बात किसने कहा था। तो आप लोग बोलिएगा मगम्मा का बेटा, मगम्मा का बेटा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चैप्टर का नाम कौन सा है, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया। ये हमें उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी अतिरिक्तता के साथ प्रकट हुआ है। बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बोलिएगा तहसीलदार के घर में, तहसीलदार के घर में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था। बताइए आप लोग कौन था। तो आप लोग बोलिएगा कि गुणनिधि, गुणनिधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, बोलिए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि ईश्वर पाटलिकर, ईश्वर पाटलिकर, ईश्वर पाटलिकर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 में आप लोग कितना सही किए हैं बताइए आप लोग। 30 में यदि 20 प्लस सही किए हैं, 20 प्लस सही किए हैं तो आप लोग बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। और नहीं तो, और यदि 25 से प्लस कर दे तो अब तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। जो लेकिन कम से कम 20 प्लस ही रहना चाहिए। जिनको नहीं आ रहा है 20 प्लस तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग फिर हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे कि 20 वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा ग्रो करें बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए जब कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा, शर्म करना नहीं है। जो करता है शर्म उसका फूट जाता है करम। इसीलिए आप लोग शर्म नहीं करना है कि हमें 20 नंबर आया तो हम नहीं कमेंट करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम होता है। नहीं तो हमारा देखिए व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर बात कर सकते हैं 76 67 70 32 26। इस पर व्हाट्सअप पे बात करना है। ये देखिए एक डायरेक्ट आप लोग कॉल कीजिएगा तो ये कॉल रिसीव नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप कॉल ही कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। बताइए आप लोग किसकी उपमा देती थी। तो आप लोग बोलिएगा गौशालों की, गौशालों की, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा गौशालों की, ठीक है। पापती के चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों की भीतरी भाग का परीक्षण किया। बताइए आप लोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छूट जाता है, यदि पूछ दिया जाता है तो छूट ही जाता है, पता नहीं चलता है। तो आप लोग बोलिएगा ऑप्थोलमास्कोप से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा, यह किसने कहा। तो आप लोग बोलिएगा देखिए ये नारायण की पत्नी भावरी ने बनाया था, ठीक है। तो वो तो नहीं बोलेगी, बोले थे बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है। बताइए। ये वाला आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता होगा। यदि आप लोग को ये नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आप लोग ये कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। देखिए कमेंट कीजिएगा आप लोग इस तरह से 34 का लिख कर कि 34 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो होना है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बी लिखिएगा तो इससे हमें पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन का ये आंसर है। चलिए आईनी शब्द का अर्थ क्या है, आईनी शब्द का अर्थ क्या है। तो बोलिए आप लोग आईनी शब्द का अर्थ क्या है। तो आप लोग बोलिएगा आईनी शब्द का अर्थ होता है गृह, ऑप्शन नंबर सी। बानी कब 20 के समान हो जाती है, बानी कब 20 के समान हो जाती है। तो आप लोग बोलिएगा राम नाम के बिना, राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोह मन मानिक लय गए चितचोर धनानंद, धननंद। तो यह पंक्ति किस कविता से उद्दित है। बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो पता है हमें, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। बोलिए आप लोग क्या है। तो आप लोग बोलिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है। बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, ऑप्शन नंबर डी, जीर्ण जनपद। स्वदेशी कविता किससे संकलित है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। तो स्वदेशी कविता जो प्रेमधन सर्वसब से, प्रेमधन सर्वसब से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंथ उत्तरांचल
के किस जिले में रहने वाले थे? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा, आपका आंसर होगा कि अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, ग्राम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि आंसर डी इज करेक्ट होगा, डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, उर्वशी। चलिए अगला क्वेश्चन, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की कविता कौन है? आज्ञा की कविता कौन है? बोलिए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि हिरोशिमा, हिरोशिमा। यदि आप लोग ये सभी पीडीएफ चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर जाकर ज्वाइन हो जाए। ये सभी पीडीएफ आप लोग को वहाँ मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? बताइए आप लोग, कौन विद्या है? बोलिए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि काव्य संग्रह। ठीक है, काव्य संग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की? देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए नींद की बात कर रहा है तो आपका आंसर होगा हमारी नींद। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? बताइए आप लोग, क्या नाम था? तो आप लोग बोलिएगा श्यामनंद किशोर, श्यामनंदन किशोर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुष्टुप किनकी रचना है? अनुष्टुप किनकी रचना है? अनुष्टुप जो है अनामिका जी का रचना है, अनामिका जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड़ा के ढा को क्या समझता है? बताइए आप लोग। तो आपका आंसर होगा माँ, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग 40 प्लस किए तब तो सही है, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिनका 50 नहीं आ रहा है, और आप लोग सिर्फ बात कर लीजिए, हम आपको गाइडलाइन कर देंगे। नहीं तो आप लोग बोलिएगा तो हम एक ठो वीडियो लाएंगे कि जो कमज़ोर बच्चा है किस तरह से पढ़ाई करे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि आप लोग 10 कमेंट कर देते हैं वीडियो लाने पे तो हम आप लोग के लिए ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और वो वीडियो इतना सक्सेसफुल होगा कि आप लोग यदि वही गाइडलाइन पे चलेंगे तो आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है नंबर लाने में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कॉमन नंबर क्वेश्चन, झरा पालक साहित्य की कौन विद्या है? झरा पालक साहित्य की विद्या कौन है? तो आप लोग बोलिएगा कि काव्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता से संकलन ली गई है? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि देशांतर से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? बोलिए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि हमारी नींद से, ऑप्शन नंबर मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग बोलिएगा कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा उनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आप लोग याद कर सकते हैं 6, 7, 8। देखिए ये वाला जो 1875 है, 4 दिसंबर याद रखिएगा, उसके बाद 5, ठीक है, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। देखिए 5 ये हो गया, सॉरी यहाँ से 6 से याद करना है, 6, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलार्म सेट हो गया था, ध्यान में नहीं था। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि सोफिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हिंदी में स्वर्णों की, अब देखिए 55 क्वेश्चन रहता है आप लोग को हिंदी से, यानी बोले तो हिंदी बुक से, जो 2 बुक पढ़ना होता है, दोनों बुक से 55 क्वेश्चन रहता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं 70 क्वेश्चन रहता है, 80 क्वेश्चन रहता है। आप लोग को पता चल गया कि कितना रहता है, 55 क्वेश्चन। उसके बाद 55 के बाद रहता है हिंदी व्याकरण। तो आप लोग हिंदी व्याकरण बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है,
तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोग को पता होगा, और जिनको पता नहीं वो ध्यान से देखते चलिएगा। तो आप लोग बोलिएगा 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? बताइए आप लोग, द्विगुण व्यंजन कौन है? तो आप लोग बोलिएगा अड़ा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। योग्य ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा निर्नासिक, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी, निर्नुनसिक। ठीक है, ता का उच्चारण स्थान क्या? आप लोग बोलिए ता। तो आप लोग बोलिएगा ता से होता है, बताइए आप लोग कि दंत से। जैसे आप लोग बोलिएगा ता तो आपका दंत होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से अघोष वर्ण कौन है? निम्न में अघोष वर्ण कौन है? तो निम्न में से अघोष वर्ण है जो ता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? कौन ध्वनि कहलाती है? तो आप लोग बोलिएगा युग्मक ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, युग्मक ध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सायन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सायन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सायन शब्द का संधि विच्छेद होगा से प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? बताइए आप लोग। तो आपका आंसर होगा, देखिए तालाब सही है, दीपिका सही है, आपका आंसर होगा जयोत्सना गलत है, ऑप्शन नंबर सी, जयोत्सना ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित चीहों को अल्प विराम चीह कौन है? अल्प विराम चीह कौन है? तो आपका अल्प विराम चीह ये वाला है। ठीक है, ये वाला नहीं मारेगा, ये क्वेश्चन मार्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि का कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि का भेद होते हैं 5, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा कौन है? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए हिमालय जो है, हिमालय से जातिवाचक नहीं पता चलता, मिठास से भी नहीं चलता, दूध से भी पता नहीं चलता, तो ये नदी है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु नर या मादा जाति का बोध हो उसे उस व्याकरण में हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं लिंग। ठीक है, लिंग जो बोलते हैं। जैसे आप लोग फॉर्म वॉर्म भरते होंगे तो लिंग वहाँ पे लिखा रहता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून शब्द कौन लिंग है? तो नाखून शब्द है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? बोलिए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। यदि आप लोग 60 प्लस क्वेश्चन का सही आंसर दिए तब तो ठीक है। सॉरी यहाँ पे कुछ हम ज़्यादा बोल रहे थे। जैसे देखिए आप लोग को यहाँ तक 70 में आप लोग करीबन रहना चाहिए 35 ये तो कन्फर्म है कि 35 आप लोग को रहना है। उधर हम ऊपर गलत बोल दिए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा, नज़रअंदाज हम कर दिए थे। 35 क्वेश्चन आप लोग सही करना है, 35। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व नहीं करे हैं। प्रियतम शब्दों का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए आप लोग। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि प्रियतमा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह किस कारक का उदाहरण है? बताइए आप लोग, किस कारक का उदाहरण है? तो ये वाला बात आप लोग को याद होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए कर। ठीक है, ये सभी आप लोग को याद होगा। तो आप लोग बोलिएगा कर्ण कारक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल सर्वनाम है 11, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? तो आप बोलिएगा आक्रामक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। मैं घड़ा भरता हूँ, किस क्रिया का उदाहरण है? बोलिए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा सकर्मक क्रिया। चलिए भूतकाल में कितने भेद होते हैं? भूतकाल में कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल में भेद होते हैं टोटल 6। चलिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? बोलिए आप लोग, कितने भेद हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि 4, ऑप्शन नंबर सी, 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? तो घोटक शब्द जो है
घोटक शब्द है तद्भव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक मात्रिक स्वरों संख्या कितनी है? तो आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा 4। ठीक है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? बताइए आप लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 नंबर आता है। जो अंतिम में जोड़ा जाता है वो होता है प्रत्यय, और जो ऊपर जोड़ा जाता है यानी कि सबसे आगे लगा रहता है तो उपसर्ग होता है। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग। तो आपका आंसर होगा बी, प्रत्यय। निम्न में से देशज शब्द कौन है? देखिए देशज शब्द मतलब कि हम लोग अपने अपने भाषा में कौन से भारत वाले लोग बोलते हैं, तो आप लोग बोलिएगा चिड़िया, ऑप्शन नंबर सी। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि उप, ऑप्शन नंबर डी। जैसे देखिए अभी हम बताएं उपसर्ग आगे लगा रहता है तो उप होता है। ठीक है। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोलिए आप लोग बोली, तो आपका आंसर होगा ए। तोड़ कर बोलना है, थोड़ा सा स्पीड में नहीं बोलना है, स्लो बोलना है। जैसे बोली, अंतिम आया ई तो आपका आंसर ई होगा। चलिए निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय शब्द का विशेषण क्या है बताइए आप लोग। तो निश्चय शब्द का विशेषण होगा निश्चित, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द कौन समास है बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी ना किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? किसी ना किसी किस तरह का पदबंध का उदाहरण है? तो आप लोग बोलिएगा कि क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए आप लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर गलत है। हम मानते हैं एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो सकता है, एक आध क्वेश्चन आप लोग को जिस पे आप लोग को डाउट लगे वो छोड़ देना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम निकालना, हमारा तरह टीचर नहीं बनना है, इसीलिए आप लोग उतना ध्यान नहीं रखिएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगा। 1 से 2 क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक हो, उससे ज़्यादा आप लोग को नहीं हो सकता है। चलिए मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य उदाहरण है? यह किस वाक्य उदाहरण है बताइए आप लोग। तो आपका आंसर होगा मिश्र वाक्य। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप लोग बोलिएगा व्यर्थ निंदा, व्यर्थ निंदा। ठीक है। यदि आप लोग चांद पे थूकेगा तो खुद पे ही थूक गिरेगा। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? सुलभ मतलब होता है, सुलभ मतलब होता है आसानी से मिलना, तो दुर्लभ होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए आप लोग। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप लोग बोलिएगा तड़ाग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 90 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी अशुद्ध शब्द बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। देखिए उज्ज्वल इस तरह से लिखा था, उज्ज्वला, उज्ज्वल इस तरह से लिखा था। देखिए यहाँ पे उज्ज्वल ऐसे लिखा है तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अशुद्ध बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग अभी तक 45 तक सही किए हैं, 45 नंबर या 40 प्लस किए तब तो सही है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है बताइए आप लोग। तो आपका पहला ऑप्शन है कि उसने जल्दी घर जाना है, ये वाला थोड़ा रहने दीजिए। उसके बाद दूसरा है आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये ठीक है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी, ये भी सही है। वह उत्तीर्ण हो गया, ये भी सही। देखिए पहला बोलिए आप लोग अपने अपने मन में बोलिए, उसने जल्दी घर जाना था, कैसा लगा? ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है बताइए आप लोग। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा उत्त प्लस योग, उत्त प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सा के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? बोलिए सा। तो आप लोग बोलिएगा कि ये होता है दंत को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कि मेहतरानी, मेहतरानी। देखिए हम जब बना रहे तो मारे थे मेहतरानी, ऑप्शन नंबर ए। तो लेकिन ये गलत हो गया, आपका आंसर होगा डी। चलिए अगला अंधी पीछे कुत्ता खाए, अंधी पीछे कुत्ता खाए लोकोक्तियों का क्या अर्थ है बताइए आप लोग। तो आपका आंसर होगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। चलिए यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप लोग बोलिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? बोलिए आप लोग। तो आपका आंसर होगा कर्ता कारक। चलिए चादर शब्द कौन लिंग है? चादर शब्द कौन लिंग है? तो चादर शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी।
चा का उच्चारण स्थान क्या है? चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप बोलिएगा कि तालु, ऑप्शन नंबर सी। आ ई उ री ये कौन स्वर है बताइए आप लोग? तो आपका आंसर होगा हर्षव स्वर, हर्षव स्वर। ठीक है, अब देखिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। हम बहुत ही बारीकी से बताएंगे, ये सभी हम क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन हम आप लोग के लिए छोड़ नहीं सकते हैं गद्यांश वाला, हम सभी को कंप्लीट कराएंगे। देखिए यही सब हम क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि हमारा भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।